हेलो दोस्तों, रेलवे जॉब्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो में ल्यूसेंट के सामान्य विज्ञान के टोटल 100 प्रश्नों को देखेंगे। तो इस प्रश्न में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी 4 ऑप्शन में एक उत्तर देना है आपको। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, कार का मात्रक क्या है? जूल, न्यूटन, वाट या डाइन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का, समय का, प्रकाश का या धारा का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूरी का। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व की माप है? वेग, त्वरण, द्रव्यमान या भार? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। उच्च वेग, तरंग दैर्घ्य, दाब, ऊर्जा सूची 1 में है। मैक संख्या यानी मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल और जूल सूची 2 में है। तो उच्च वेग का संबंध किससे हो जाएगा? मैक से हो जाएगा, क्योंकि मैक संख्या का वेग क्या होता है? उच्च होता है। बी नंबर क्या है? तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। दाब का मात्रक पार्सल होता है और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। A1, B2, C3, D4। नेक्स्ट, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पहला आपका है ए जूल, बी एम्पियर, वाट, वोल्ट, कैलोरी। और सूची 2 में धारा, सामर्थ्य, कार, विभवांतर और ऊष्मा। सबसे पहले जूल। जूल का किसका मात्रक है? तो ऑप्शन नंबर 3 कार का मात्रक है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर आपका एम्पियर है। एम्पियर किसका मात्रक है? विद्युत धारा, यानी 1 हो जाएगा। बी के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ए के लिए 3, बी के लिए 1। और वाट क्या है? वाट यहाँ पे क्या है? सामर्थ्य हो जाएगा। और डी वोल्ट। वोल्ट की क्या है? वोल्ट विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। तो डी के लिए क्या हो जाएगा? 4। और कैलोरी क्या है? ई है। ई के लिए क्या होता है? यहाँ पे ऊष्मा होता है। ऊष्मा क्या हो जाएगा? यहाँ पर कैलोरी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा ए नंबर। ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ई का 5। नेक्स्ट, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ए में त्वरण है, बी में बल है, सी में कृतकार है, डी में आवेग है और सूची 2 में जूल, न्यूटन मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पहला त्वरण है। तो त्वरण कैसे मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यानी ए के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर बी नंबर क्या है? बल है। बल कैसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर देखिए, तो इस ऑप्शन से आपको देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में ए में 4 है, बी में 3 है, बाकी ए में किसी का ए का 4 कहीं भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में समय का मात्रक क्या नहीं है? अधिवर्ष, चंद्रमा, प्रकाश वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो क्या होता है? दूरी का मात्रक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। नेक्स्ट, पारसिक इकाई है किसकी? दूरी की, समय की, प्रकाश की चमक की या चुंबकीय बल की? तो पारसिक किसकी इकाई है? तो पारसिक जो है वह दूरी की इकाई है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? डेसिबल, ध्वनि की तीव्रता असल डेसिबल या बेल मापी जाती है, एकदम सही है। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई है, सही है। शक्ति का एकांक मात्रक भी होता है अश्वशक्ति। एक अश्वशक्ति बराबर होता है 740 वाट होता है। अगला है समुद्री बिल, नौ संचालन में दूरी की इकाई। और डी नंबर है सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई। तो ऊष्मा का ऐसा मात्रक क्या होता है? सेल्सियस नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि जो सेल्सियस है वह तापमान का मात्रक होता है। नेक्स्ट, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपरोक्त दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो ज्योति फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है ल्यूमेन, और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, क्यूडी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता। बी नंबर, तापक्रम, ऊष्मा या ऊर्जा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट, पारसिक इकाई है किसका? आर्द्रता का, दाब का। पास्कल इकाई है आर्द्रता का, दाब का, वर्षा की या तापमान की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दाब की। नेक्स्ट, कैंडेला मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का या ज्योति तीव्रता का? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्योति तीव्रता का, डी नंबर। नेक्स्ट, जूल निम्नलिखित में इकाई है किसकी? कार की, बल की, दाब की या तापमान की? तो हम जानते हैं कि कार एवं ऊर्जा दोनों का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट,
मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुई थी? तो हम जानते हैं कि 1971 ईस्वी में पेरिस में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें मापतोल का सम्मेलन के बारे में चर्चा की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंग दैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता या तरंगों की आवृत्ति। हम जानते हैं कि आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। क्या होता है आवृत्ति का मात्रक? हर्ट्ज होता है। तो डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत धारा इकाई है एम्पियर का, ओम का, वोल्ट का या कूलम का? तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है? ओम एम्पियर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? हम जानते हैं कि लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि या वायु में कण। तो हम जानते हैं कि ध्वनि का जो तीव्रता स्तर होता है वह डेल या डेसिबल में मापी जाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, वातावरण में ध्वनि। वातावरण में ध्वनि। नेक्स्ट, एम्पियर नापने की इकाई है वोल्टेज, बी नंबर, करंट, प्रतिरोध या पावर। तो वोल्टेज एम्पियर जानते हैं क्या होता है? करंट नापते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का ऐसे मात्रक क्या होता है? न्यूटन मोटा मीटर होता है, न्यूटन मोटा मीटर स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर सी नंबर होगा, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से किन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है? तो यहाँ पे क्या है जिसका समान विमीय सूत्र नहीं है? बल एवं दाब, बी नंबर कार्य एवं ऊर्जा, सी नंबर आवेग एवं संवेग और डी नंबर भार एवं बल। तो हम जानते हैं कि भार एवं बल दोनों का संवेग समान होता है, ये दोनों का जो मात्रक का विमा समान होता है। सी नंबर में क्या है? आवेग एवं संवेग, इसका भी समान होता है। कार्य एवं ऊर्जा दोनों का समान होता है, लेकिन बल एवं दाब का नहीं होता है, क्योंकि बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और दाब का ऐसा मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट, एक खगोलीय इकाई संबंधित है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से, सूर्य एवं चंद्रमा की बीच की दूरी से, उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। ए नंबर हो जाएगा, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अविमीय राशि है? विकृति, श्यानता गुणांक, गैस नियतांक, प्लांक। तो हम जानते हैं कि विकृति क्या होता है? वो कट जाता है, तो कटने के बाद उसमें कोई बीमा या फॉर्मूला नहीं बचता है, एक आ जाता है मानुष का जो भी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विकृति, ए नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? संवेग, वेग, कोणीय वेग, द्रव्यमान। संवेग एक सदिश राशि है, हाँ है। वेग एक सदिश राशि है, कोणीय वेग भी एक सदिश राशि है, लेकिन द्रव्यमान क्या है? एक सदिश राशि नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट, अदिश राशि है कौन है? ऊर्जा है, बल आघूर्ण है, संवेग है, उपयोग, इनमें से सभी है। तो हम जानते हैं कि संवेग भी एक सदिश राशि है, बल आघूर्ण भी सदिश राशि है, लेकिन ऊर्जा एक क्या है? अदिश राशि है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। कौन एक सदिश राशि है? तो संवेग भी सदिश राशि, संवेग क्या है? सदिश राशि है, लेकिन दाब एक क्या है? अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। कार्य भी क्या है? एक अदिश राशि है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? विस्थापन, वेग, बल, आयतन। हम जानते हैं विस्थापन एक सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, लेकिन आयतन एक सदिश राशि नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में सदिश राशि है वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। तो वेग क्या है? एक सदिश राशि है, बाकी सभी क्या है? अदिश राशि है। द्रव्यमान भी, समय भी और लंबाई भी। सदिश राशि मतलब जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है? व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। घनत्व, द्रव्यमान, आयतन, चाल। देखते इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान हो जाएगा। मैंने गलत मारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान एक व्युत्पन्न परिभाषा नहीं है। नेक्स्ट, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ए बराबर v माइनस यू बटा टी, ए बराबर v प्लस यू प्लस वी टी, ए बराबर v प्लस यू बटा टी, ए बराबर v प्लस यू बटा टी। हम जानते हैं कि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो v माइनस यू बटा टी इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट,
पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेग और संवेग और वेग के अनुपात से। तो संवेग और वेग, देखिए संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, p, और फॉर्मूला क्या होता है, mv होता है, और वेग का फॉर्मूला क्या होता है, v होता है। तो mv बटा v, v भी कट जाएगा, बचेगा क्या, m, यानी द्रव्यमान बचेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा, द्रव्यमान, सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? ऊर्जा का, रेखीय गति का, कोणीय गति का और बल का। प्लांक, देखते इसका राइट आंसर क्या हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कोणीय गति। नेक्स्ट, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, अपरिवर्तित रहेगा। हम जानते हैं कि जो आवर्तकाल वाला फॉर्मूला होता है, टी बराबर होता है फॉर्मूला 2π√L/g, यानी √L/g, रूट के अंदर क्या है, L है, यानी अंदर वाला का लंबाई का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई का मान घटेगा तो आवर्तकाल घटेगा। तो देखिए यहाँ पे जब झूला झूल रही है तो आवर्तकाल की लंबाई क्या होती है, द्रव्यमान केंद्र से ली जाती है। जब कोई लड़की खड़ी हो जाती है तो द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, लंबाई उसका द्रव्यमान केंद्र ऊपर चला जाता है, लंबाई घट जाती है, जिसके कारण लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल भी घटेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोने वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जाहिर सी बात है कि बैठने पर गति धीमी हो जाएगी, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी चलती हुई वेग की वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी क्या हो जाएगी, तुरंत दोगुना हो जाएगी, गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाएगी, या भार दोगुनी हो जाएगी। हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा के बराबर होता है हाफ mv², v का मान अगर 2 कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, यानी गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट, पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है। पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। दोनों सत्य है, दोनों गलत है। हम जानते हैं कि द्रव्यमान जो होता है W बराबर क्या होता है, W बराबर ma होता है, W क्या होता है, Fs होता है ना, नहीं सॉरी, W बराबर फॉर्मूला क्या होता है, भार बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, वो भी क्या होता है, ma होता है। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान त्वरण तो क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है, लेकिन द्रव्यमान कभी घटता नहीं बढ़ता है। मतलब भार ही क्या होता है, त्वरण के कारण भार का मान क्या होता है, घटता भी है और बढ़ता भी है, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, कभी नहीं घटता है। तो द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। न्यूटन के प्रतिगत नियम से, द्वितीय गति नियम से, तृतीय गति नियम से या गैलीलियो के गति नियम से। इसको जानते हैं हम, कैंसर क्या हो जाएगा, पहला गति नियम कहता ही है ये कि जब तक कोई बाहरी बल ना लगे तब तक कोई उस पर कोई क्रिया नहीं होगी, वह परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, दिशा में परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण बल के व्युत्क्रमणपाती होता है, बल के अनुक्रमणपाती होता है, बल के प्रभाव स्वतंत्र होता है और शून्य होता है। तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा, अनुक्रमणपाती मतलब समान होता है। नेक्स्ट, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया संबंध बल है। हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होने चाहिए, विभिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा विभिन्न वस्तुओं पर ही लगने चाहिए और का परिणाम बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं है किंतु उनकी दिशा में समान होने चाहिए। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखते हैं मैंने गलत मारा, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे इसका विस्तार भी दिया हुआ व्याख्या। नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है। न्यूटन के प्रतिगति नियम से, न्यूटन के द्वितीय गति नियम से, न्यूटन के तृतीय गति नियम से, में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। नेक्स्ट, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन के किस गति नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या तृतीय नियम? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय नियम। नेक्स्ट, कोई पिंड तब तक विराम अवस्था में बने रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। यह किसी कारण हो सकता है? न्यूटन की गति नियम किसने बताया था? ये कहा था न्यूटन ने। नेक्स्ट, बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है? गति के पहले नियम से, दूसरे नियम से, तीसरे नियम से या गुरुत्वाकर्षण नियम से? इसका आंसर क्या होगा, गति के पहले नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होते हैं, ठीक है, दूसरे नियम से व्यंजक प्राप्त होता है। नेक्स्ट, किसी पिंड को उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में या विराम एक समान गति अवस्था में भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो हम जानते हैं कि जड़त्व भी एक ऐसा है जो क्या करता है,
गुण है जो विरोध करता है। विराम का जड़त्व या गति का जड़त्व, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर जड़त्व हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं आघर्षण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम या संवेग का नियम। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। नेक्स्ट, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। तो आंसर हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट, चलती हुई बस अचानक ब्रेक लगती है तो उसमें बैठा हुआ यात्री आगे दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन का पहला नियम। तो इसमें जड़त्व का उदाहरण होता है, क्या होता है, जड़त्व का कारण होता है। नेक्स्ट, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूटन के तृतीय नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम या आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट, अश्व यदि एकाएक यानी घोड़ा जो है एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही की गिरने की आशंका का कारण क्या है? जड़त्व, आघूर्ण, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, विश्राम का जड़त्व या गति का तीसरा नियम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विराम अवस्था में है तो ये विराम का जड़त्व हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है कि उस पर कम बल लगने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगने की आवश्यकता हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बॉल विश्राम इसकी स्थिति में आ सकती है। मैंने गलत आंसर मारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। नेक्स्ट, बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। हम जानते हैं कि F बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F होता है यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या पदार्थ की मात्रा में परिवर्तन होता है? भार घट जाता है तथा मात्रा यानी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार में परिवर्तन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होती है। हम जानते हैं कि भार तो घटता है लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, स्थिर रहता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? ये चीज़ हमें समझना होगा कि जो भूमध्य रेखा होता है, भूमध्य रेखा पर विश्वत जी का मान 0 होता है, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट, शरीर का वजन पृथ्वी सतह पर सभी जगह एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की तुलना में पहाड़ी पर अधिकतम होता है। तो वजन भार बोल रहा है तो भार बराबर क्या होता है, एमए होता है, बराबर क्या होता है, एमए होता है, यानी तुरंत ज़्यादा होगा कहाँ, ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुवों पर जी क्या होता है तो अधिक होता है, इसीलिए वहाँ ध्रुवों पर अधिकतम होगा वस्तु का भार। आंसर बी नंबर। नेक्स्ट, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? चंद्रमा की सतह खुरदरी होती है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, पृथ्वी की तुलना में कम होता है, सी नंबर। नेक्स्ट, 20 kg के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य क्या होगा? इसका आंसर देखिए, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर विस्थापन नहीं हो रहा है इसीलिए विस्थापन शून्य है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब विस्थापन ही शून्य है तो यहाँ पे वस्तु का जो कार्य है वो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति की दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है क्या? हम जानते हैं कि जो वस्तु का जो भार होता है डब्ल्यू होता है, वस्तु का जो कार्य होता है वर्क होता है, तो डब्ल्यू यानी वर्क बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा। मतलब एफ मतलब बल है, एस मतलब बल द्वारा उत्पन्न दूरी है। तो वस्तु में अगर दूरी उत्पन्न होगी तभी वस्तु में कार्य भी उत्पन्न होगा। तो वस्तु को तो बल लग रहा है दीवार में, लेकिन वस्तु में दूरी नहीं जा रही है, वस्तु दीवार अपनी जगह फिक्स है। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा क्या, दूरी, तो 0 गुने 0, 0 गुने बल तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई भी कार्य नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि तेज चल सके, फिसलने की संभावना कम हो जाए, शक्ति संरक्षण हेतु,
बढ़ाने के लिए। जाहिर सी बात है, स्थायित्व बढ़ाने के लिए से क्या आंसर हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है क्योंकि इसके गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं आधार से गुजरती हैं जाती हैं। इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती हैं। इसके पीछे ईश्वरीय प्रभाव है या एक आश्चर्य है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर गुजरती है। जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है क्योंकि जमने के बाद पानी का घनत्व कम हो जाता है। जमने के बाद पानी कठोर हो जाता है अतः उसकी कठोरता पाइप को तोड़ देती है। जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। जमने के बाद पानी के पाइप का धातु गल जाता है। तो जमने के बाद क्या हो जाता है, पानी का जो आयतन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है लेकिन आयतन न्यूनतम होता है। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का जो घनत्व होता है न्यूनतम होता है लेकिन आयतन क्या होता है, अधिकतम होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी से भरी डांट लगी बोतल में जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर बोतल सिकुड़ती है। जमने पर जल का आयतन घट जाता है। सी नंबर, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। और डी नंबर, कांच ऊष्मा का कुचालक है। इसका भी आंसर सी होगा, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। नेक्स्ट, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दी जाए। तभी हमने बताया कि जल का आयतन जो होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या होता है, न्यूनतम होता है। 0 पे क्या अधिकतम होता है। तो जब 4 पे न्यूनतम होता है तो पहले, जब 4 से पहले यानी पहले घटेगा फिर 0 की ओर जाएगा तो बढ़ेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, आयतन में कमी परिवर्तन नहीं होगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा। नहीं सॉरी, आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 4 पे क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो 9 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 तक आते आते क्या हो जाएगा, घट जाएगा। फिर 4 से 0 की हो जाएगा तो बढ़ेगा। तो पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। नेक्स्ट, एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होता है। नाव के भार के से कम होता है, नाव के भार से ज़्यादा होता है, नाव के उस भाग के बराबर जो झील के पानी सतह के नीचे होता है, नाव के भाग के बराबर होता है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, जितना वहाँ हटाएगा उसी की भार के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। गति का पहला नियम, गति का दूसरा नियम, गति का तीसरा नियम, या डी नंबर, गति के पहले और दूसरे नियम का संयोजन। हम जानते हैं कि जड़त्व का उदाहरण उसमें कहलाता है विराम का जड़त्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गति का पहला नियम। नेक्स्ट, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ सड़क से सख्त होती है। सड़क बर्फ से सख्त होती है। जब हम अपने पैरों को धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती है। बर्फ में सड़क के अपेक्षा घर्षण कम होता है। जाहिर सी बात है कि बर्फ में सड़क के अपेक्षा घर्षण कम होता है, ज़्यादा विचलन होता है। आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट, रोड़ी युक्त सड़क की तुलना में बर्फ पर चलना कठिन होता है। बर्फ मुलायम एवं स्पंजी होता है जबकि रोड़ी कठोर होती है। पैर, बी नंबर, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। बर्फ पर घर्षण बल रोड़ी की तुलना में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी उनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, पैर तथा बर्फ के मध्य घर्षण बल रोड़ी एवं पैर के मध्य घर्षण बल की तुलना में कम होता है। नेक्स्ट, लड़की के सिलेंडराकार पात्र को खींचने की जगह लुढ़कना आसान होता है। मतलब हम जानते हैं घर्षण लौटनी घर्षण बल जो है वो सबसे अधिक होता है। पहला ऑप्शन हो जाएगा, जब उसे खींचा जाता है तो वस्तु का भार कार्यकारी होता है। बी नंबर, लुढ़कन अवस्था घर्षण बल प्रचलन अवस्था घर्षण बल की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। लुढ़कन अवस्था घर्षण बल फिसलन अवस्था के घर्षण बल की तुलना में बहुत कम होता है। नेक्स्ट, एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर क्या हो जाता है। पहले जितना होगा थोड़ा ऊपर आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा। ऊपर नीचे होगा उसमें पड़े हुए भार पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि जो समुद्र का स्तर ऊपर है तो यह क्या हो जाएगा, थोड़ा ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट, नदी से। नेक्स्ट, लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि यह पानी में डूब जाती है। क्योंकि लोहे की, पहला ऑप्शन, लोहे की पारे में रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने का। बी नंबर, लोहे का भार पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है तथा पारे से कम होता है। पारा पानी से भारी होता है। तो यहाँ पर तैरना घनत्व के कारण ही होता है। तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है यानी तथा पारे से कम होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबाया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है।
यह ह्रास कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर, विस्थापित पानी के भार से कम, विस्थापित पानी के भार से अधिक, या डी में विस्थापित पानी के भार संबंध नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, ए नंबर हो जाएगा, विस्थापित पानी के भार के बराबर। यह हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट, बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है। पानी अल्कोहल की अपेक्षा पारदर्शी होता है। बर्फ पानी के जमने से बनती है। बर्फ ठोस है जबकि द्रव है। बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। इसका देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाता है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। नेक्स्ट, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि पारे में कोई वस्तु डूब नहीं सकती। पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। स्टील का घनत्व पारे की अपेक्षा अधिक होता है। गोली तैर नहीं सकती। स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, पारे घनत्व स्टील के अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है, क्योंकि स्टील का जो घनत्व है कम होगा तभी जाके वो पारे पर तैरेगा। नेक्स्ट, एक लोहे की गेंद पारा या मरकड़ी यानी पारा या मरकड़ी से भारी बड़ी बाल्टी में गिराई जाती है तो यह बाल्टी की पेंदी में डूब जाती है, या पारे की सतह पर तैरेगी, या घुल जाएगी, या उनमें से कोई नहीं होगा। तो यह क्या होगी यहाँ पर? या पारे की सतह पर क्या हो जाएगी? या पारे की सतह पर तैरेगी। नेक्स्ट, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? तो हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल घनत्व अधिकतम होता है, आयतन न्यूनतम होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। आयतन, भार, द्रव्यमान, घनत्व। हम जानते हैं द्रव्यमान क्या होता है? अपरिवर्तित होता है। सॉरी, दूसरा आंसर क्या हो जाएगा? घनत्व हो जाएगा। वस्तु की मात्रा बोल रहा, सॉरी मात्रा द्रव्यमान तो है ही, तो मात्रा बदलने पर, द्रव्यमान बदलने पर क्या होता है? घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि घनत्व बराबर फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। सॉरी। नेक्स्ट, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान होता है। समुद्री पानी में प्रदूषण कम होता है। समुद्री तरंगे तैराकों को तैरने में सहायता होती हैं। समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है। समुद्र में पानी का आयतन ज़्यादा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि पानी का घनत्व सामान्य पानी की अपेक्षा समुद्र का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। इसी कारण जो कोई व्यक्ति आसानी से समुद्र में तैर जाता है। नेक्स्ट, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? निम्न दाब, निम्न घनत्व, निम्न श्यानता, निम्न तापमान। तो घनत्व के कारण ही तैरता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट, समुद्र में प्लवन करने आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र में सतह पे ऊपर होता है? हम जानते हैं कि 1/10 भाग समुद्र के ऊपर होता है, बाकी 9/10 भाग समुद्र के मतलब बर्फ के नीचे होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 भाग। नेक्स्ट, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब घटता है। गहरे बढ़ने के साथ द्रव घनत्व बढ़ जाता है। गहराई बढ़ने के साथ द्रव घनत्व घट जाता है। तो दाब यहाँ पे क्या होता है? दाब क्या होता है? बढ़ जाता है। इसी कारण यहाँ पे बनाई जाती है। दाब नीचे ज़्यादा जो होता है, इसी कारण नीचे मोटी दीवार बनाई जाती है। नेक्स्ट, बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, चौराहों पर पानी के फुव्वारे गेंद में नाचती रहती है क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। पानी का वेग अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। पानी में के विष तनाव का कारण, पानी को शांता के कारण। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा पानी के वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले सतह तल से पिघलता है। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल पर पिघलता है, मतलब अंदर ज़्यादा पिघलता है क्योंकि निचले तल का तापमान अधिक होता है। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। बर्फ वास्तविक ठोस नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने से सलाह दी जाती है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब अधिक हो जाता है। दाब और क्षेत्रफल में कोई संबंध नहीं है, उपयुक्त सभी के कारण। हम जानते हैं कि दाब बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो दाब क्षेत्रफल बढ़ने से जैसे ही क्षेत्रफल बढ़ेगा उसका दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है।
दाब अधिक होने से बर्फ व गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है। दाब व गलनांक में कोई संबंध नहीं। अभी हमने पढ़ा है, देखा है कि दाब अधिक होने से बर्फ गलनांक घट जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, दाब अधिक होने से बर्फ गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट, प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है। बी नंबर, छतें कर बंधी नहीं होती हैं। सी नंबर, छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। फूस की छतें तेज वायु से सतह उड़ जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा। छत ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। नेक्स्ट, रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चूड़ियां पट्टियां लगाई जाती हैं जिससे कि वह झटकों को आवेशित कर सके। फिस पट्टियों के तरीके से लगाने के लिए पटरियां समानांतर बनी रहती हैं। रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाए। रेल की पटरी के नीचे दाब कम करने के लिए ऐसे लगाया जाता है ना, ताकि दाब कम लगे। नेक्स्ट, पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक व मुंह से खून निकलने लगता है क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर रक्त बढ़ता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घट जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब बढ़ जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ रक्त दाब घट जाता है। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगा रक्त दाब क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में कमी आती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में आप परिवर्तित रहता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। ऊंचाई बढ़ने से वायु दाब में क्या होती है? कमी आती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहेगा और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2% कम हो जाएगा, 2% बढ़ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। मैंने गलत मारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम होता है अतः उबलने की बिंदु नीचे आ जाती है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण कम होता है। सी नंबर, पर्वतों पर भारी हवाओं के कारण। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। नेक्स्ट, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब के अधिक होता है। वायुमंडलीय दाब से कम होता है। वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। इसका आंसर अधिक होगा, याद रखेंगे, अधिक होता है बुलबुले के अंदर का दाब। नेक्स्ट, हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? गुरुत्वाकर्षण के कारण, अपेक्षित वेग के कारण, घर्षण की कमी के कारण, घर्षण का अधिकता के कारण। क्योंकि वहाँ पर घर्षण कम होता है इसलिए वहाँ फिसल जाते हैं। नेक्स्ट, जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाता है तो वह किस बात का घोतक है? तो हम गर्म मौसम ए नंबर, बी नंबर सर्द मौसम, आंधी का झंझावट की संभावना और शुष्क मौसम। तो जब भी अचानक गिर जाए समझ लीजिए कि आंधी आने की संभावना है। सी नंबर। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है तो वह वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से क्या हो जाता है? गुब्बारे में आमाप में कमी आ जाएगी। गुब्बारे चपटा होकर चक्री प्रकार के आकार में आएगा। गुब्बारे में आमाप में वृद्धि होगी। गुब्बारा का आमाप व आकार पहले से समान ही रहेगा। तो वहाँ क्या हो जाएगा? वहाँ पर मैंने गलत मारा। गुब्बारे के आमाप में वृद्धि होगी। यहाँ बता रहा है यहाँ पे व्याख्या में, जैसे जैसे गुब्बारा वायुमंडल की ऊंचाई से बढ़ता है वैसे वैसे वायुमंडल में वायु का दबाव घनत्व क्रमशः कम होते जाते हैं। इस प्रकार वैसे ऊंचाई पर एक वायु क्या हो जाएगा? फट सकता है। मतलब गुब्बारा ऊपर जाके फट जाता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि जहाँ पर वायु का दबाव एवं घनत्व अत्यंत कम हो जाता है अतः गुब्बारे में के आमाप में वृद्धि होगी। ठीक है। नेक्स्ट, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडल घट जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़ों से भरी नहीं जा सकती। पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है इसलिए हम लोग नहीं ले पाते। उपयुक्त से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वायु दाब घट जाता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट, जब 14 वायु दाब मापी को किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है क्योंकि वहाँ वायु अपेक्षा हल्की होती है। तापमान की भिन्नता के कारण के साथ पारा निम्न हो जाता है।
वहाँ वायु दाब निम्न हो जाता है, वहाँ पर तनाव घट जाता है। इसका आंसर हो जाएगा वायु दाब निम्न हो जाता है। ऊपर जहाँ जाएंगे हम लोग, नीचे से ऊपर की ओर वायु दाब घट जाता है। नेक्स्ट, उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, क्योंकि कार्यकारी वायु दाब घटाने के लिए, कार्यकारी दबाव बढ़ाने के लिए, वायु दाब द्वारा भूमि के मध्य घर्षण बल को कम करने के लिए, वायु दाब द्वारा भूमि की मध्य घर्षण बल को अधिक करने के लिए। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर होगा वायु दाब बढ़ाने, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए, क्योंकि वायु दाब ऊपर जाकर घटता है, इसी कारण यहाँ पे वायु दाब बढ़ाने के लिए कोशिश की जाती है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का भार बढ़ जाता है, वायु दाब बढ़ जाता है, हाइड्रोजन का दाब घट जाता है, वायु दाब घट जाता है, क्योंकि वायु दाब घट जाता है। डी नंबर। नेक्स्ट, प्रेशर कुकर में खाना कम समय क्यों पकता है? अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप कम हो जाता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, चारों ओर पड़ता है, चारों ओर से बंद होने के कारण वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। सी नंबर, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, वायु पानी में वाष्पन की बहुत कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। इसी तरह आप बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 100 क्वेश्चन को लेके आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।